सो वी आर लाइव नाउ। गुड इवनिंग, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल अकाडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे WB टेट 2022 को लेके एक धुआंधार मुहिम चल रही है और हम सभी शिक्षक आपस में मिलके जो है इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला मीडियम सबके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं। WB टेट 2022 और CTET के लिए भी स्पेशली ये जो सेशन चल रहा है ये सब WB टेट के लिए है, जो 11 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, आप लोगों को पता है। और आज का जो ये स्पेशल सेशन है ये है EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस जो है, इसके ऊपर मैंने कुछ सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। EVS पे आपने देखा होगा विश्वजीत सर के भी क्लासेस आ रही हैं, जो इंग्लिश और बंगाली दोनों में ही है, सारे लेक्चर बंगाली में है, लेकिन यहाँ मैं इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और हिंदी में लेक्चर दूंगा, जहाँ पे उन्होंने जो क्लास दिया है उससे अलग कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपका प्रिपरेशन EVS का फास्ट होता रहे। और क्वेश्चंस बहुत अपने आप में बहुत शानदार हैं, इनको अगर आप सीखते हैं तो इनसे कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने और अपने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। चलिए समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, ये देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ हाउस इज़ फाउंड इन आसाम, यानी आसाम में किस तरह के घर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल क्यों पूछा गया, ऐसा कारण क्या है? देखिए, अब आसाम में किस तरह घर पाए जाते हैं, हिमाचल में कैसे पाए जाते हैं, यूपी में कैसे पाए जाते हैं, तो ये सवाल पूछने का कारण क्या है कि देखिए, आसाम जो राज्य है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ का प्रकोप होता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। और न्यूज़ में भी हाल फिलहाल में जब भी मानसून सीजन आता है, आप सुनते होंगे काफ़ी लोग जो है इसे मारेगा। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी 1-2 महीने पहले पे सुना होगा, आसाम में बाढ़ से काफ़ी भयावह स्थिति थी वहाँ पे। तो आसाम में जो घरें जो बनती है वो बम्बू यानी कि बाँस और लकड़ी का बना होता है, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और बाढ़ होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो घर होता है वो लगभग 10 से 15 फीट जो है हाइट पे बनाया जाता है, ठीक है, यानी 3 से 5 मीटर तक का हाइट होता है ज़मीन से, ताकि बाढ़ का पानी घर के अंदर ना घुसे। और जो घर का जो इंटीरियर होता है, जो अंदर का जो परिवेश होता है, जो बनावट होती है, वो भी लकड़ी या बांस का बनाया जाता है। और इसके जो पिलर्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जो बम्बू के ही बने होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का बना होता है, जैसे कि अगर आप स्टोन की बात करें, वुड की बात करें, तो मनाली में, हिमाचल में बारिश भी होती है और आपकी बर्फ़ भी पड़ती है, तो वहाँ पे पत्थर और लकड़ी के जो हैं बने होते हैं। तो इस तरह से जो है चीज़ों को अलग अलग जगह कुछ घरों की विशेषता होती है। तो आसाम में जो घर बने होते हैं वो बम्बू और वुडन के बने होते हैं, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। EVS चल रहा है, जो EVS और EVS पेडागोगी है, जहाँ पे सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पेडागोगी से आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल और स्टैटिक GK से आएंगे और EVS से रिलेटेड, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है, डे टू डे लाइफ है, जो डेली एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लीचन। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए एक पिक्चर डाल दिया है यहाँ पे। लीचन आपने देखा भी होगा। लीचन इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लीचन जो होता है ये एक प्राकृतिक संकेत होता है वायु प्रदूषण का, यानी अगर ये कहीं पे नहीं है ना, कहीं पे अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीचन। तो लीचन के बारे में जो बात सही है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रह के अपनी जीविका चलाना। तो जाके लीचन देख रहे हैं पेड़ों पे, एक मतलब कि ये ना तो एल्गे है ना ही फंगाई है, ये अलगे और फंगाई का मिला जुला रूप होता है। तो ये जो है देख रहे हैं पेड़ों की छालों पर वगैरह पे ये उगाते हैं। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है पेड़ों से अपनी जीविका के लिए जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं, उससे पनपते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ये A नंबर सही है। दे आर मेड अप ऑफ एल्गे एंड बैक्टीरिया। नहीं, एल्गे और बैक्टीरिया से नहीं बने होते हैं, एल्गे एंड फंगाई से बने होते हैं। दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ SO2। बिल्कुल सही है। SO2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एयर पोल्यूशन फैलाता है या वाटर पोल्यूशन फैलाता है। तो इसका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है ना, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ आपको ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भी बात जो है सही है। दे ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं, लीचन नाइट्रोजन को फिक्स करने के में कोई मदद नहीं पहुँचाता, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए और सी, ये दोनों बातें सही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ANC। इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एक ही चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और कौन सी बातें ट्रू हैं, कौन सी बातें अनट्रू हैं यानी फॉल्स है, वो आपको बताना होगा ऑप्शन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रेप्टाइल। इनमें से कौन सरीसृप नहीं है? अब रेप्टाइल कौन होते हैं? ये
एयर ब्रीदिंग इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, यानी कि हवा में सांस लेने वाले रीढ़ की हड्डी के साथ पैदा होने वाले सरीसृप प्राणी, जैसे कि आप जानते हैं स्नेक वगैरह होता है। तो इनमें से कौन रेप्टाइल नहीं है? तो ये देखिए, ये जो केचुआ होता है यानी कि अर्थवर्म, जो कि आप यहाँ सभी जानते ही हैं, आसपास हमारे घरों के आसपास जो मिट्टी, जो बगीचे, जो भी जगह होता है वहाँ पे इसे देख पाते हैं, जो मिट्टी को खोदने का और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक रेप्टाइल नहीं होता है। ठीक है, रेप्टाइल जो होता है वो स्नेक है, क्रोकोडाइल है और लिजर्ड है। दे आर एयर ब्रीदिंग इनवर्टेब्रेट, हवा में सांस लेने वाले रीढ़ की हड्डी। इसके अर्थवर्म में कोई जो है वर्टेब्रेट होते हैं, सॉरी, स्नेक, क्रोकोडाइल और लिजर्ड वर्टेब्रेट होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, एयर ब्रीदिंग होते हैं। लेकिन जो अर्थवर्म है वो इनवर्टेब्रेट, यानी कि इनके पास रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है। तो ये रेप्टाइल प्रजाति नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंग हू फेन इज अ डिश eaten by people living in Hong Kong. It is prepared from which of the following? बोला है कि लिंग हू फेन जो है एक तरह का खाना है, डिश है, जो कि हांगकांग के लोगों के द्वारा खाया जाता है। और ये इनमें से किससे बनाया जाता है? देखिए, जहाँ तक लिंग हू फेन का सवाल है, तो लिंग हू फेन एक कैंटनीज से प्रेरित एक आइटम है। ये एक नूडल सूप है। जी हाँ, नूडल सूप है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जानवरों का मीट से बनाया जाता है। लेकिन जिस जानवर का मीट सबसे ज़्यादा होता है लिंग हू फेन में, वह है हमारा स्नेक, यानी कि सांप। जी हाँ, सांप के मीट का इस्तेमाल हांगकांग में लिंग हू फेन डिश को बनाने में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजेनरेटिव डिजीज। देखिए, डीजेनरेटिव डिजीज क्या होता है? जो धीरे धीरे क्षय हो जाता है। अगर आपके बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई भी अंग प्रत्यंग जो है अगर खराब हो जाता है, उस शरीर को आगे चलाने में दिक्कत होती है, उसे हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। देखिए, जहाँ तक क्वाशीवर्कर का सवाल है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वाशीवर्कर जो है एक कुपोषण है। क्या है? एक कुपोषण, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते आपको ये होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं मेरे ख्याल से प्रोटीन डिफिशियंसी। ये क्या होता है? ये प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है। जी हाँ, अर्थराइटिस आप जानते हैं, जो आपका जो जॉइंट पेन होता है ना, हड्डियों वगैरह में, घुटनों वगैरह में, खासकर जो वृद्ध लोग हैं। सिकल सेल एनीमिया। देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? हमारे ब्लड में इंटरनली एक ब्लड डिसऑर्डर है, एक रक्त संबंधी बीमारी है। ब्लड का जो रेड सेल्स होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है, मतलब राउंड शेप होता है। लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनका जो रेड ब्लड सेल है, यानी कि जो ये जो आरबीसी है, इसकी संरचना बदल के सिकल यानी हंसिए जैसे, यानी कि इस तरह से हो जाती है। जी हाँ, ये साइज़ में क्या होता है? छोटा हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत। इसे ही हम लोग सिकल सेल एनीमिया करते हैं। जो हंसिए से हम लोग फसल काटते हैं ना, बागान में जाते हैं, उस तरह के शेप से होता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये भी जो डीजेनरेटिव डिजीज नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पैरानोइया। क्या होगा? पैरानोइया। पैरानोइया एक तरह का डीजेनरेटिव डिजीज़ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्जाइमर डिजीज़। ये जो कुछ डिजीज़ का मैं नाम बोला हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज़, ये डिजीज़ में जो है इसे हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। पैरानोइया में बहुत ज़्यादा हम लोग को इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। हमें ऐसा लगता है कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारा दुश्मन बन गया है, कोई हमें देख रहा है, ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया। तो ये है एक्चुअली क्या है? डीजेनरेटिव डिजीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ अ पटवारी इन रूरल एरिया। पटवारी जिसे काफ़ी जगह पे हम लोग लेखपाल भी कहते हैं। तो कह रहा है इनमें से क्या एक लेखपाल या पटवारी का काम नहीं होता है? पटवारी जो होता है, पटवारी को गांव का एक समझिए एक तरह से एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑफिसर, लैंड ऑफिसर कह सकते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव के एक समूह का जिम्मेदारी उसे दी जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो गांव की ज़मीन जो होती है, ज़मीन को मेज़र करना, उसको नापना, है ना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच। ठीक है ना। तो जो मेजरिंग लैंड है, ये करने का काम ये करता है। लैंड रिकॉर्ड, किसके पास कितनी ज़मीन है या गवर्नमेंट के पास कितनी ज़मीन है, इसका भी ख्याल रखता है। और अपडेटिंग रिकॉर्ड्स द विलेज, गांव का जो रिकॉर्ड्स होता है उसको रखता है। लेकिन ये कोई सिविल डिस्प्यूट, यानी कि अगर किसी के बीच झगड़ा हो जाता है तो ये कोई फैसला या कोर्ट का काम बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, ज़मीन से जुड़े हुए जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उन्हें सुलझा लेता है ग्राउंड पे ही, वहीं पे। लेकिन कोई सिविल डिस्प्यूट को सेटल करने का काम ये नहीं करता है, लेखपाल काम करता है। तो ये हो गया पटवारी ग्रामीण इलाकों में। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर।
मतलब कृषि क्षेत्र में अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो इनमें से कौन सा तरीका जो है आप अपना सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि जो जैविक जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है, जो इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है, फर्टिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कैनल इरिगेशन यानी कि सिंचाई व्यवस्था। देखिए जिन खेतों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे पानी के छिड़काव की व्यवस्था है, जिस तरह की फसल होती है उसके हिसाब से जितनी पानी की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था है, बोरवेल किया हुआ है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ पे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो फसल की उत्पादन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी किसानों के मुकाबले। कंटिन्यूस क्रॉपिंग नहीं हो सकता है अगर आप बार बार लगातार एक ही खेत में बार बार अगर खेती करते हैं और ज़मीन को अपनी फर्टिलिटी वापस पाने का मौका नहीं देते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आपकी ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो सकती है, बंजर हो सकती है। तो कंटिन्यूस क्रॉपिंग जो है बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्वालिटी सीड, जी हाँ, आपका जो फसलों का जो बीज होता है इसकी क्वालिटी यानी इसकी किस्म जितनी अच्छी होगी आपकी पैदावार उतनी ज़्यादा होगी पर हेक्टेयर, है कि नहीं। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 ये हमारा सही जवाब है। कंटिन्यूस क्रॉपिंग होने से हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर नॉट रिलेटेड टू द फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स ओवर द कंट्री। कहा गया कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं, एक त्यौहार है लेकिन खेती से जुड़ा हुआ नहीं, यानी कि इनमें से 3 ऐसे हैं जो चारों के चारों त्यौहार है, लेकिन 3 ऐसे हैं जो त्यौहार भी हैं और जो खेती से जुड़े हुए हैं, फसलों से जुड़े हुए हैं, है ना, और एक नहीं है। तो देखिए बैसाखी पंजाब में जो बसंत के मौसम में जो खेतों की कटाई होती है उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू आसाम में ये भी फार्मिंग फेस्टिवल है। उगाड़ी जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है उड़ीसा का ही फार्मिंग फेस्टिवल है। लेकिन होली तो एक जस्ट एक रंगों का त्यौहार है, ये तो किसी फेस्टिवल जुड़ा हुआ नहीं है। मार्च के महीने में होली खेलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा कि ये फेस्टिवल फार्मिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा क्या है, गलत है। तो देखिए फर्स्ट में ही इसका आंसर है जेम्स वाट। ये मैकेनिकल बाइसाइकिल नहीं, हमें पता है जेम्स वाट बहुत ही फेमस नाम है और ये स्टीम इंजन के लिए फेमस है। किसके लिए? भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार सबसे पहले इन्होंने ही किया था। तो ये गलत मैच हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। जोसेफ एंड जैक्स इटीन मोंटगोल्फियर, इन्होंने क्या किया था? हॉट एयर बैलून। गैरेट अगस्टस मॉर्गन ने ट्रैफिक सिग्नल का ये आविष्कार किया था। विल्बर राइट एंड ऑर्वेल राइट आपको पता ही है, इन्होंने फ्लाइंग मशीन का आविष्कार किया था, है ना, जिससे हम लोग आज जहाज में उड़ पाते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल सही मैच हैं, ये भी आपको काम आएगा एग्जाम में, ये भी याद रखें किसने क्या आविष्कार किया था। और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। आगे देखें। Which fundamental rights will be violated when a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala? अगर मतलब एक पर्सन समूह, लोगों के एक समूह को केरला में अगर एक तेलुगु मीडियम स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ तेलुगु में पढ़ाई होगी, तेलुगु मीडियम स्कूल खोलने की अनुमति अगर नहीं दी जाती है, तो आप ये बताइए कि संविधान के द्वारा उन्हें जो जितने फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनमें से किसको वायलेट किया जाता है, किस अधिकार को उनसे छीना जा रहा है। देखिए जहाँ तक पढ़ाई लिखाई और संस्कृति का सवाल आता है तो फंडामेंटल राइट जो है बहुत सारे हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन एंड फ्रीडम बहुत सारे हैं, राइट टू एजुकेशन बहुत कुछ है। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर होगा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। देखिए आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, इन दोनों में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। 29 नंबर आर्टिकल में सबके पास कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है जो अपने धर्म भाषा के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये विशेषकर माइनॉरिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। जी हाँ, माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक है, वो रिलीजियस बेस पे या लैंग्वेज बेस पे यानी कि लिंग्विस्टिक यानी कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो है अपने चॉइस से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं या धर्म के स्थान का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए उनको आर्टिकल नंबर 30 में इस अधिकार के तहत पूरी सुरक्षा हमारे भारत के संविधान के द्वारा दी गई है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि उनका जो सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये उनसे छीना जा रहा है आर्टिकल 30 के अंदर। तो ये दोनों इसी आर्टिकल का है। ठीक है, आगे देखें। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, यानी आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है।
तो देख लीजिए, गोवा की तो भाषा भाई कोंकणी है, मराठी महाराष्ट्र की है, तमिल कर्नाटक जो है कन्नड़ है, आपको पता ही है, तो ये गलत है। आपको पता है कर्नाटक, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कन्नड़, के फॉर KGF, के फॉर कांतारा फिल्म आपने देखा होगा, जो कन्नड़ में काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं और काफ़ी हिट हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही है। KGF उसी का एग्जाम्पल है जो कन्नड़ भाषा में है, लेकिन तमिलनाडु की भाषा बिल्कुल भी ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर होगा, ये मैंने बताया भी था। तो ये जो सवाल है ये मैंने यहाँ पे दिया है, जो इस बार ऐसे सवाल EVS में आ सकते हैं जो आम जिंदगी जुड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये जो सवाल है, ये सवाल जिस एक्चुअली रीजनिंग का चैप्टर का है, जिसे कहते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से लिया गया है सवाल। मैं चाह रहा था कि इसे आप बनाएं, फिर भी मैं कर देता हूं। अदिति वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन फ्रॉम हर हाउस and then 30 meters in the southwest direction. After this she walks 30 meters in southeast direction. Now she turns to her house. In what direction is she going? तो देखिए, मैं आपको सिर्फ हिंट दे दूंगा, मैं चाहूँगा कि आप इसे बनाएं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ पे आप इस सवाल का आंसर दे कि अंत में उसका जो है अंत में वो किस दिशा की, इन व्हाट डायरेक्शन इज शी गोइंग, किस दिशा में वो जा रही है। ठीक है ना, तो आपको बताना है क्या। जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है बता दूं मैं, इस तरह से आप बना लें। ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इधर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, इधर जाएंगे तो साउथ वेस्ट और इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है ना अदिति वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट। अदिति 30 मीटर कहाँ जाती है? नॉर्थ वेस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए वो यहाँ पे है और यहाँ से 30 मीटर मान लेते हैं कि ये 30 मीटर है, वो नॉर्थ वेस्ट की ओर जाती है। अब वो यहाँ पे है ना हाउस, यानी यहाँ पे इसका घर है, यहाँ इसका घर है, यहाँ इसका घर है। ठीक है, एंड देन 30 मीटर्स इन द साउथ वेस्ट, और यहाँ से वो 30 मीटर कहाँ जाती है? 30 मीटर साउथ वेस्ट में जाती है। मैं पहले थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि इसको बनाने में सुविधा हो जाए, है ना। 30 मीटर ये साउथ हो गया यहाँ, सॉरी तो ये ईस्ट हो गया। तो 30 मीटर वो कहाँ जा रही है? साउथ वेस्ट। आपको पता है कि साउथ वेस्ट कहाँ है यहाँ पे, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे गया है तो साउथ वेस्ट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये भी कितना मीटर है? 30 मीटर है कि नहीं। एंड आफ्टर दिस शी वॉक्स 30 मीटर इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ है? इधर, यानी कि वो किधर जाएगा? इधर जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे जाएगा। ये भी हो गया 30 मीटर, है कि नहीं। उसके बाद क्या, दिस देन शी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डिरेक्शन। नाउ शी टर्न्स टू हर हाउस, और यहाँ से अपने घर की ओर मुड़ती है ना, क्योंकि यहाँ पे घर है तो ये घर की ओर मुड़ गई। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे घर की ओर मुड़ गई। तो इन व्हाट डायरेक्शन इज शी गोइंग। तो अब अगर वो घर की तरफ जाती है तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन? देखो ये रहा नॉर्थ ईस्ट, उसका घर यहाँ से किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना, उत्तर पूरब हो गया। तो यानी वो जो अंत में जब घर की तरफ मुड़ती है तो वहाँ से उसका घर जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ से किस दिशा की ओर जा रही है? तो देखो ऐसे जा रही है ना, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्शन का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से। Which of the following states and union territory do not have an oil field? इनमें से किसके पास तेल के कुएं नहीं है? तो जब भी तेल का कुआं बोलेगा तो आप सिर्फ दिल्ली देख के ही तो बोल दोगे ना कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। दिल्ली में कोई तेल का कुआं नहीं है, दिल्ली में कोई नहीं है तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का अपना मेरे ख्याल से अशोकनगर बोल के है, गोवा में है, बॉम्बे हाई में, बॉम्बे हाई में है, बॉम्बे हाई का अपना है जो मुंबई से 176 किलोमीटर ऑफशोर है। ठीक है, आसाम में तो पता ही है आपको डिगबोई है। ठीक है, तो ये रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, बॉम्बे हाई और आपका आसाम। तो लेकिन दिल्ली में नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल ही जाएगा। अब देखो इस दोनों को लिस्ट मैच करना है। ये खेलों के नाम दिए हुए हैं और खेल में कितने खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। तो देखो बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। ठीक है, उसके बाद कबड्डी में मेरे कितने होते हैं? 7। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, है ना। हॉकी तो पता ही है क्रिकेट जैसा होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5,
कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में जो है होते हैं 11 और खो खो में जो है 9। तो खो खो का मतलब क्या होता है? टू चेज। अगर हम देखें खो का मतलब होता है टू चेज, यानी कि जाओ और उसके पीछे जाओ, भागो, पकड़ो उसको, है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए का 2, ये रहा ए का 2, यानी ये वाला आंसर होगा। कोई एक ऐसा होता है, किसी एक खेल के बारे में अगर पता हो वो ऑप्शन में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको सारे खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में अगर आपको ना भी पता हो तो आप आसानी से इन सवालों का आंसर किसी एक स्पोर्ट्स के आंसर खोज के भी दे सकते हैं। अब देखिए हॉकी अगर खोजते तो हॉकी सबको पता है। देखिए सी नंबर का 4 नंबर का, देखिए C4, देख रहे हैं चारों के चारों 4 हैं, कंफ्यूज कर देगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर मुझे बास्केटबॉल का पता है कि 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 2 3 1, है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द फ्लोरा फाउना फॉर व्हाट दे आर फेमस। यहाँ पे आपको सेंचुरी का नाम दिया हुआ है और वो किसके लिए फेमस है ये आपको दिया हुआ है और बताना है कौन सा सही है। तो काजीरंगा हमको पता है कि ये काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनोस मिलते हैं, 1 सींग वाले गेंडा, और पूरे वर्ल्ड के 2/3 गेंडे तो काजीरंगा आसाम में ही मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए काफ़ी फेमस है। जूनागढ़ के नवाब ने इसकी स्थापना की ताकि जो एशियाटिक जो शेर हैं, गिर के जो शेर हैं, इनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो है बी सही है, सी सही है, और आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, ये मेरे ख्याल से कश्मीर का है। तो BCE, जी हाँ BCE, ये जो है हमारा जो जवाब है ये बिल्कुल सही होगा। तो याद रखें बाकी जो है यहाँ पे क्या है? गलत है। बाकी जो है क्या है? गलत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ एंशियंट वेल, यानी कि जो पुराने जो कुएँ हैं जहाँ पानी था उनके सूख जाने का क्या कारण है? उनके सूख जाने का क्या कारण है, ठीक है। तो कह रहा है दे हैव बीन कवर्ड, तो कवर्ड होने से तो ठीक ही है। अगर आप कुएं को ढक देते हैं तो वाष्पीकरण नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा, तो पानी क्यों सूखेगा? तो ये कारण नहीं हो सकता है। द ग्राउंड नियर द वेल्स हैव बीन कवर्ड विद ग्रास, तो नहीं, फिर भी नहीं होगा, ग्रास से भी होने से कुछ नहीं होता है। मैनी बोरिंग पम्प्स हैव बीन इंस्टॉल इन द नियर बाई एरिया, सही बात है, जहाँ पे कुआँ है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुआँ दिया गया है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बोरिंग पंप जो है लगा के अंडर वाटर को जो आपने ऑलरेडी आप निकाल रहे हैं, सालों से ही निकाल रहे हैं। और ग्राउंड वाटर जो है एक ऐसी चीज़ है, लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड नहीं है कि आप उसको ज़िंदगी भर निकालते रहेंगे। और यही कारण है कि इतने सारे बोरिंग पंप हो जाने के चलते जो है कुएँ जो है सूख गए हैं। पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग, नहीं, अगर आप कुएँ को यूज़ नहीं करेंगे तो पानी क्यों सूख जाएगा? तो इसका रीज़न है ये वाला, ठीक है, बहुत सारे बोरिंग पंप। आगे देखते हैं 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी मैंने कहा SO2, आई थिंक SO2 है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस यानी कि देखिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है और पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो है हवा का, वायुमंडल का एक बहुत बड़ी मोटी परत है, कई किलोमीटर तक मोटी परत है। तो सूर्य की रोशनी आती है, पृथ्वी से टकराती है, टकरा के कुछ वापस जाती है, और बहुत सारा जो सूरज का हीट होता है वो हमारे वायुमंडल में, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह एक यानी कि जो ब्लैंकेट होता है, जो कंबल होता है, उस तरह से एक कवरिंग हो जाता है, जिससे जो पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसीलिए पृथ्वी पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, मनुष्य जो है, जानवर जो है आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होता है। इन दिस ऑर्गन churning of food takes place which increase the surface area and the activity of enzymes. This organ is, ये हमारे शरीर का वो अंग है जहाँ पे जो हम खाते हैं, है ना, पहले हम ओएसोफेगस से, ग्लॉटिस से हम लोग खाते हैं, पेट के जाता है, और उस जगह पे जाके ये चर्न होता है, यानी कि पीसता है। वहाँ पे जितने भी एंजाइम्स हैं, केमिकल से निकलने वाले, खाने को तोड़ने का काम करते हैं, चर्निंग्स को बोलते हैं, ठीक है। और क्या करता है, ये अपना एरिया फैला लेता है। तो ये कौन सा है? ये हमारा पेट है, यानी कि जो हमारा स्टमक है यही है। और यहीं से HCl
यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निकलता है, जो ठोस पदार्थों को पेट में ही गलाने के, पचाने का काम या तोड़ने का काम करती है। ठीक है, बाकी तो माउथ होगा नहीं खाने का, ऑयसोफेगस से निकलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बाद में जाता है, जब पेट से निकल जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट में काम है, जहाँ पे भोजन से विलाई नाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन होते हैं जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा को निकाल के ब्लड के जरिए पूरे शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, Which of the following does not provide a nutrient but still is a component of food? इनमें से कौन सा ऐसा है जो भोजन का एक हिस्सा है लेकिन इससे हमें कोई पोषक पदार्थ नहीं मिलता? ठीक है, देखिए प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, हमारे बॉडी में जो मांस होते हैं, मसल्स होते हैं, इन्हें बनाने का काम करते हैं। विटामिन जो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ होता है उसे रोकने के लिए विटामिन बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी पोषक पदार्थ है। ठीक है, पानी तो आपको पता ही है, पानी का तो लगभग 75% हिस्सा तो खून का हमारा पानी है, इसके बिना तो आपका बॉडी चलेगा नहीं। रफेज, ये नहीं होगा आंसर, ये हमारे भोजन का हिस्सा तो होता है, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। रफेज का क्या मतलब होता है? रफेज का मतलब होता है डाइटरी फाइबर फलों में, सीरियल्स में, गेहूं में, अनाज में, नट्स में, इन सब में फाइबर मिलता है। ये वो चीज़ होता है जो हमारे भोजन का हिस्सा तो होता है और ये शरीर में पचता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए आपको कब्ज़ नहीं होती है। अगर आपका पेट खराब है, अगर आपका स्टूल ठीक से पास अगर नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे फूड खाने होंगे जिसमें रफेज की मात्रा, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे रफेज की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये न्यूट्रिएंट तो नहीं देता है लेकिन ये फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फाइबर कहते हैं। Which of the following methods of energy production emits very harmful rays that can cause genetical disorders and cancer like disease? देखिए ऐसा कौन सा एनर्जी प्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ से बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती हैं और इससे जो डिजीज़ होता है, जैसे कि कैंसर लाइक डिजीज, जो कैंसर होता है वो इस तरह की बीमारी हो सकती है। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा में अमेरिका ने जब बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, उस समय जितने विस्फोट से लोग नहीं मरे थे, वहाँ से निकलने वाली जो हार्मफुल जो किरणें हैं उससे जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी कि लोगों का जीन ही बदल गया था और आने वाली कई पीढ़ियों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जूझना पड़ा था, जो धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है इसका न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, बहुत ही हार्मफुल भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। While observing, it was found that some animals can recognize their group member by their smell. ध्यान से देखने पे हमें ये मिलता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने ही ग्रुप के सदस्यों को सूंघ कर पहचान लेते हैं कि ये हमारे ही जाति का है। ठीक है, वन ऑफ देम इज द सिल्कवर्म, उनमें से एक है रेशम के कीड़े, है ना, जो नॉर्दर्न चाइना का इनहेबिटेंट होता है। जी हाँ, उत्तरी चाइना के हिस्से में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि सिल्कवर्म होता है वो मलबरी के पत्ते खाता है। क्या खाता है? मलबरी के पत्ते खाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। Whom does the silkworm recognize by its smell? तो पूरा कि ये रेशम के जो कीड़े होते हैं स्मेल के जरिए सूंघ कर किसे पहचानते हैं? तो ये अपने फीमेल पार्टनर को पहचानते हैं, यानी अपने जो मादा जो पार्टनर है उसे पहचानते हैं। तो एक हार्मोन होता है, इसे कहते हैं फेरोमोन्स। क्या कहते हैं? फेरोमोन्स। और ये उनके शरीर पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, क्या होता है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ से ये बहता है और बहुत किलोमीटर दूर से भी अगर ये स्राव होता है, फेरोमोन का स्राव होता है, तो सिल्कवर्म जो है अपने फीमेल पार्टनर को आसानी से पहचान लेती है। और जानवर जो है इस तरह के फेरोमोन छोड़ते हैं ताकि सेक्सुअली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके मेटिंग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। Who has been appointed as the new Secretary General of राज्यसभा? तो राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल इनमें से कौन है? ठीक है, तो इनमें से जो मैंने बताया था ये था आपका आंसर पीसी मोदी। ठीक है, पीसी मोदी। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 में इनको अपॉइंट किया गया था। रोनाल्ड रोज इज एसोसिएटेड विथ, तो रोनाल्ड रोज जो है किससे जुड़े हुए हैं? बहुत ही फेमस है रोनाल्ड रोज। ये है डिस्कवरी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, यानी कि
मच्छरों के द्वारा ही मलेरिया फैलता है, खासकर जो फीमेल मस्कीटो होते हैं एनोफिल्स, जो फीमेल मस्कीटो होते हैं एनोफिल्स। कौन सा मस्कीटो होता है ये? फीमेल। इन्होंने ये साबित किया था कि मस्कीटो ही जो है वो मलेरिया के पैरासाइट को लेके वहन करते हैं, है कि नहीं? तो ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं, बाकी ये तो अलग है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर की तरह किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो डिस्कवरी या मलेरियल पैरासाइट के लिए रोनाल्ड रोज जो है काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखूँ, गिब्सन डेजर्ट माने किस महाद्वीप का है? तो गिब्सन डेजर्ट जो है ये आपका जो है ये क्या का है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी का 1 होना चाहिए। अब डी का देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो गिब्सन डेजर्ट और एकोनगुआ जो है ये कहाँ का है? ये साउथ अमेरिका का है, यानी ए का 4 नंबर। देखिए ए का 4 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आपका आंसर या तो 3 होगा या तो 4 होगा, है कि नहीं। इसके बाद जो है देखिए सेरेंगेटी प्लेन्स, ये जो है आपका अफ्रीका, और आपका मेसेटा जो है ये आपका यूरोप का है, यानी कि जो सी नंबर है इसका 3 नंबर होगा, सी नंबर का 3 नंबर, यानी कि हमारा आंसर जो होगा ये होगा। तो एकोनकागुआ जो है साउथ अमेरिका, मेसेटा आपका हो गया यूरोप, सेरेंगेटी प्लेन्स अफ्रीका, और गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैच करना था, ठीक है। आप भी एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, यहाँ पे एक बीमारी का लक्षण दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये लक्षण समझ के बताना है कि इनमें कौन सा बीमारी है ये, ठीक है। सबसे पहला है फीवर इज एक्कम्पनीड बाय शिवरिंग, इसमें बुखार होता है और कपकपी होती है। स्वेटिंग ऑकर्स फ्रिक्वेंटली, बार बार पसीना आता है। इट्स मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, और इसका जो दवाई है वो किसी पेड़ के छाल से बनाया जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो, और ये एक मच्छर काटने से होता है। तो भाई ये तो मलेरिया है, ठीक है, ठीक है। और हालांकि डेंगू भी हो जाता है उसी से, लेकिन डेंगू में अलग अलग जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और काफ़ी एक्सट्रीम हेडेक होता है, आंखों में जलन भी होती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी बात जो है वो फॉल्स है? कौन सी बात जो है फॉल्स है, देख लीजिए। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो जानवरों और पौधों से मिलते हैं। सही बात है भाई, हम भेड़ों से ऊन लेते हैं, पौधों से भी रेशे लेते हैं। फसमीना एंड अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, बोला कि फासमीना और अंगोरा नाम के जो ऊन होते हैं ये भेड़ से मिलते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये मैं बताऊंगा ये क्या है। सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, जो सिल्क वर्म से मिलता है, सही है। और एक्रिलिक जो है आपको पता है ये मैन मेड आर्टिफिशियल ऊन है, मैन मेड है। अब ये फसमीना और अंगोरा कहते हैं। फसमीना जो है ये कश्मीर का एक कश्मीर का गोट है, इसका नाम है छांगटानी गोट, या कहते हैं फासमानी। क्या कहते हैं? फासमानी गोट। इनके कच्चे ऊल को जो निकाला जाता है उसे हम लोग फासमानी कहते हैं। और अंगोरा जो है, अंगोरा ये भी ऊनी है, लेकिन ये शीप से नहीं। ये अंगोरा जो है, अंगोरा एक गोट की प्रजाति है, अंगोरा गोट, और एक खरगोश की प्रजाति है, अंगोरा रैबिट। आपने कभी कभी ठंडे महीने में बहुत पहले ऐसा मफलर देखा होगा जिस मफलर में रैबिट, खरगोश की तस्वीरें होती है, अंगोरा ऊल लिखा रहता है। अंगोरा आपको याद होगा, अंगोरा, अंगूर अंगूर हम लोग बोलते थे। तो ये जो अंगोरा जो है बकरी या रैबिट की प्रजाति है, तो ये गलत आंसर है, तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस एज वेल एज अ फेस्टिवल, इनमें से कौन एक नृत्य भी है और एक त्यौहार भी है? दोनों है, नृत्य भी है और त्यौहार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहू। जी हाँ, आसाम में मनाया जाने वाला बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, एक फार्मिंग फेस्टिवल है, फसलों से जुड़ा हुआ है। ये वहाँ का त्यौहार भी है और एक तरह का डांस भी है जो पूरा वर्ल्ड फेमस है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट डांस फॉर्म है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है। बैसाखी जो है वहाँ का फेस्टिवल है, पंजाब का एक फेस्टिवल है, लेकिन ये डांस नहीं है। पोंगल भी जो है वहाँ का फेस्टिवल है तमिलनाडु का, लेकिन ये डांस फॉर्म नहीं है। छेराव जो है डांस है, डांस है, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं है। और ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है,
मिजोरम का आपको पता होगा बम्बू डांस, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बांस पे जो नृत्य करते हैं बैम्बू डांस, ये वहाँ से है ना, तो उसको छेराओ बोलते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल है और डांस भी है, तो आंसर हमारा होगा बिहू। आगे देखें, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन टेक प्लेस। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन ये तीनों कहाँ पे जाके पचते हैं, ये तीनों कहाँ पचते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सही आंसर होगा हमारी जो छोटी आंत है वहाँ पे जाके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों जो है वहाँ जाके पचते हैं। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके डिज़ाइनर कौन थे, किसने इनको बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा पिंगाली वेंकैया। 1921 में INC का सेशन अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे CR दास के अनुपस्थिति में कोई और एक प्रेसिडेंट बने थे, तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने ही पिंगाली को बोला था कि आप एक कोई नया फ्रेश डिज़ाइन दीजिए, तो वहीं पे 2:3 रेशियो में सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर का फ्लैग, और बीच में जो है स्पिनिंग व्हील, बीच में जो है चरखा, इसको डाला गया था। और वहाँ पे 1921 में दिया गया था। 1931 के सेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में इसको ऑफिशियली हम लोग के नेशनल फ्लैग के रूप में हमें दे दिया गया। तो पिंगाली वेंकैया इज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। कौन सी बात जो है वो सही है। बनियान हैज़ प्रॉप रूट, सही बात है, जड़ें जो है निकलती है ऊपर से भी। बनियान, बनाना इज अ हर्ब, हाँ सही है, हर्ब जो छोटी जाति का होता है, जो होता है देखे होंगे। नेपेंथेस ईट इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन। नेपेंथेस जो है वो कीड़े मकोड़े खाता है, आपने देखा होगा, वो जो पत्ते होते हैं जो कुछ कीड़ा आने से जो है इस तरह से वो बंद हो जाता है कि नहीं, तो ये भी सही है। और डेजर्ट ओक हैज़ वाटर स्टोर्ड इन इट्स ट्रंक, बात सही है, वहाँ पे जो है ये भी सही है, यानी चारों के चारों सही है, क्योंकि डेजर्ट में जो ओक होता है वो कम से कम 10 फीट लंबा होता है, ओक का पेड़, लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं इससे 30 गुना नीचे ज़मीन में जाती है पानी की खोज में, और पानी मिलने पे जो ट्रंक होता है उसमें पानी जो है जमा हो जाता है। ठीक है, Which of the following is the cause of the destruction of the forest? जंगलों के नष्ट होने का इनमें से कौन कारण है। माइनिंग ऑफ मिनरल, खनिजों को बाहर निकालना, हाँ कारण है, आप खुदाई कर रहे हैं मिलेगा ही। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड, आप रोड बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो जंगल काटेंगे। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, ज़मीन चाहिए, जंगल काट रहे हैं। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी, इनके यूज से आपको जंगल से क्या लेना देना है। ठीक है ना, तो ये तीनों है, ये कारण नहीं है, यानी कि 1 2 3 ये सही है। इन तीनों के वजह से जो है जंगल बर्बाद हो रहे हैं। बिमला, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, EVS से ही है, आपके सिलेबस के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि ये आप मुझे बना के दिखाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, पर ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप वहाँ कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप जो होता है, इस भूकंप के चलते इनमें से कौन सी जो बात है वो सच नहीं है। अर्थक्वेक कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ, भाई भूकंप आने से जान माल का नुकसान होता है, सबको पता है। गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स आर इवॉल्व ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, भाई भूकंप जब आता है तो धरती डोलती है, वहाँ से कहाँ से गैस और धूल जो है निकलता है और एयर पोल्यूशन होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अर्थक्वेक डैमेज हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, इसी के लिए फेमस है भैया। भूकंप जो होता है वो घरों को, मकानों को, पुल को, जो बांध बने हैं, ये नुकसान पहुँचाता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी, हाँ बिल्कुल सही बात है। सुनामी क्यों होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट, भूकंप के चलते एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे पे इस तरह से चढ़ जाती है, इस तरह से ऊपर आ जाती है, तो यहाँ का जो पानी होता है वो सैकड़ों मीटर जो है ऊपर की ओर उठता है और सुनामी के रूप में शहर के शहर तबाह कर देता है। तो बिल्कुल कारण है। तो जो बी नंबर होगा नहीं होगा, ACD ये भी है, और
ये भी है, फ्लड भी आता है, लैंडस्लाइड भी आता है, सुनामी भी होता है। यहाँ खाली बी एंड डी दिया हुआ, अर्थक्वेक, डैमेज, हाउसेस, बिल्डिंग सही है, लॉस ऑफ लाइफ सही है। तो यहाँ पे ए एंड डी ओनली दिया है, ए एंड डी। बी सी नहीं, बी तो होगा ही नहीं, बी नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओ कौन सी बात क्या है, कौन सी बात इनकरेक्ट है। हाँ सही है, तो एक ही बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, इनमें से कौन C4 प्लांट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, C4 प्लांट, ठीक है, इसका सही आंसर है शुगर केन, मेज, शुगर केन एंड सोरगम। ये 3 दिया हुआ है। देखिए एक होता है C2, ठीक है, एक होता है C3, एक होता है C4, ठीक है। C3 में मेरे ख्याल से वीट आता है, C4 में मेज आता है, शुगर कॉर्न आता है, सोरगम आता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा C4 प्लांट। मैं इसको अगले क्लास में कर दूंगा डिस्कस कि C3, C4 और भी कई सारी कैटेगरीज हैं प्लांट की, ये क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो C4 प्लांट है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये तीनों इसमें आ जाता है। माउंटेनियर्स डू नॉट फील कोल्ड इन देयर टेंट्स बिकॉज द टेंट्स आर मेड अप ऑफ। जो पर्वतारोही होते हैं वो जो जिस टेंट में रहते हैं कैंप लगा के, उसमें उन्हें ठंड नहीं लगती। उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है कि उनका जो टेंट होता है ना, वो डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स का बना होता है। और चूँकि डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जो अंदर हीट रह जाता है उसे बाहर जाने नहीं दे, ट्रैप कर देता है, एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है अंदर में। तो ठंडे में भी माउंटेनियर को अंदर में गर्मी मिलती है, राहत मिलती है। If a person daily uses cow dung cakes as the fuel to cook food, then from which of the following is or she is likely to suffer? कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति खाना बनाने के लिए अगर रोज़ गोबर के उपले का इस्तेमाल करता है, उससे ही खाना बनाता है, तो आपको पता है गोबर के उपले से काफ़ी धुआं निकलता है कि नहीं। तो इससे उसे इनमें से किससे पीड़ित हो सकता है, सफ़र हो सकता है। तो इसमें से एलर्जी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, तो मच्छर से होता है, कैंसर भी नहीं होगा। सीवियर कफिंग यानी बहुत गंभीर खांसी से वो पीड़ित हो सकता है, ठीक है। काऊ डंग का इस्तेमाल खाने के लिए आप लगातार डेली कर रहे हैं तो ये होगा, ठीक है। गांव में बहुत ज़्यादा होता है। ढोकला, चटनी और लेमन राइस आर द फेवरेट डिशेज ऑफ द पीपल ऑफ विच स्टेट। बोला कि इनमें से किस राज्य का ढोकला, चटनी और लेमन राइस सबसे फेवरेट फूड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गुजरात। क्या होगा? गुजरात में ढोकले बहुत चलते हैं। सागरमाथा इज़ अ नेपाली नेम फॉर। सागरमाथा जो है एक नेपाली नाम है, किसके लिए है? माउंट एवरेस्ट के लिए, हमारे हिमालय के लिए। नेपाली लोग जो है उसे सागरमाथा के नाम से कहते हैं कि सागर का एक शीश की तरह से, है ना, विशाल। चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथन अंडर द लीडरशिप ऑफ। चिपको मूवमेंट जो शुरू किया गया था, जो वनों को, पेड़ों को काटने से जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इससे जंगलों को लगातार काटा जा रहा था, पेड़ों काटा जा रहा था। अगर आप जंगल पे जंगल साफ कर देंगे तो आपके पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त ना ऑक्सीजन बचेगा, ना ही आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रिसोर्सेज। तो इसे बचाने के लिए किसके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया गया? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। फेमस है चिपको मूवमेंट के लिए। विटामिन और सब्सटेंस, विटामिन तत्व हैं, क्या है? रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज। ये कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं उन्हें, माने किसी भी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी है, विटामिन B12 है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है। तो ये जो होते हैं विटामिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये डेफिशिएंसी डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी सब बिल्कुल नहीं है। यही सही जवाब है। इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू। देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, गोबर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के फर्श को पॉलिश करने के लिए, लीपने के लिए। और जो वॉल्स होते हैं, जो झोपड़ी बनाते हैं, उन्हें भी गोबर से ही लीपा जाता है, उन्हें पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, ताकि वो स्मूथ हो जाए, साफ हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को जानना। बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, ईवीएस का ही सवाल है, परफेक्ट ईवीएस का सवाल है। अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। किसान चाहता है कि उसने जो फसल काटा है, जो पेड़ काट के लाया है, वो शैफ है, वहाँ से वो दानों को अलग करना चाहता है। तो इससे क्या करता है, देखा होगा कि महिलाएं जो होती है गाँव में, वो ऐसे शाफ को लेके जो है इस तरह से, जैसे कपड़े धोते हैं ना, इस तरह से पटकती है, ताकि उसमें से जो दाने जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है।
तो इसे हम लोग थ्रेशिंग करना कहते हैं। इसे क्या करना कहते हैं? थ्रेशिंग करना कहते हैं। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए, द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज, एक ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पुरुष ए ब्लड ग्रुप वाले महिला के साथ शादी करता है, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि उनकी जो औलाद पैदा होगी उसका ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा। तो अगर ऐसा कभी भी होता है ना, जो अलग अलग ब्लड ग्रुप के जो होते हैं पुरुष और महिला, के चांसेस जो होते हैं वो 50-50 के होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ या तो ओ होगा या फिर ए होगा। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, यानी बॉइलिंग यानी उबलना, इवापोरेशन मैंने वाष्पीकरण, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है। आपको पता है बॉइलिंग क्या होता है? जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं पहुँचेगा तब तक पानी उबलेगा नहीं। और इवापोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। पूरे दिन भर अलग अलग टेम्परेचर पे वाष्पीकरण स्लो या फास्ट होता रहता है। अगर काफ़ी ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो इवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगी। ज़्यादा हवा चल रही है, इवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगी। ठंडे महीने में इवापोरेशन ज़्यादा होता है। और अगर कम ताप भी है, धूप कम है, तभी इवापोरेशन होगा, लेकिन कम मात्रा में होगा। लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही आप पानी को उबाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अ लेमन सिंक्स इन नॉर्मल वाटर बट फ्लोट्स इन सॉल्टी वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ, एक नींबू जो है वो नॉर्मल पानी में डूब जाता है, लेकिन वहीं अगर पानी में अगर आप नमक अगर डाल दें तो सॉल्टी वाटर हो जाता है, उसमें वो तैरने लगता है। अंडे के साथ भी वही है, ठीक है ना, अंडा डूब जाएगा, लेकिन ऐसे अगर सॉल्ट मिला दें, घर में आप पानी उबालते होंगे अंडे को, तो नमक मिला के तो ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर जो होता है ये होगा एक्चुअली, सॉल्ट वाटर इज मोर देन द एक्चुअली डेंसिटी, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर, यानी कि जो नमकीन पानी का जो डेंसिटी होता है वो नॉर्मल पानी से काफ़ी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसी कारण से डेंसिटी ज़्यादा होने से वो तैरने लगती है। देखिए, डेड सी, मृत सागर आपको पता है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, समुंदर है। और यहाँ पे जब आदमी जब इसमें जाता है तो वो डूबता ही नहीं है, ऊपर में तैरता रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नमक की मात्रा इसमें होती है। तो उसका पानी जो होता है मनुष्य के वजन से काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए इंसान तैरता है, डूबता नहीं है। कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज, पके हुए चावल को फ्रिज में रख देने से काफ़ी लंबे समय तक इसे प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों? देखिए, जब आप टेम्परेचर को काफ़ी लो कर देते हैं तो लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स और जीवाणु पनप नहीं पाते हैं। नमक भी लगा देते हैं किसी भी खाने वगैरह में, तो उससे भी, नमक के ज़रिए भी आप चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। प्राचीन विधियाँ थी जहाँ पे नमक के ज़रिए मनुष्य के शरीर को या जानवर के शरीर को प्रिजर्व किया जाता था डिकम्पोज होने से, है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा ये वाला, यानी माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पे ठंड में माइक्रोब जो होते हैं एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड, एक्चुअली होगा डिटेक्टेड हो जाएगा, तो स्पेलिंग गलत है। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ, आखिर ब्लड में वो क्या चीज़ होता है जिसके उपस्थिति से हम कहते हैं कि उसको मलेरिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एग्स ऑफ मस्कीटो इन रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल्स, रप्चर्ड लिवर सेल्स इन ब्लड एंड लार्वा ऑफ मस्कीटो, नहीं, प्लाज्मोडियम, जो बैक्टीरिया जो होता है वो होता है क्या? प्लाज्मोडियम। और ब्लड में जब प्लाज्मोडियम पाया जाता है तब कहा जाता है कि उसे क्या है? मलेरिया है। उसमें अंडे नहीं होते हैं, खून में मच्छरों के अंडे नहीं मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलता है, प्लाज्मोडियम। रेखा's mother adds फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू, एलम समझते हैं? फिटकरी। आप दाढ़ी बनाने के बाद याद है सैलून वाला आपको गालों पे क्या लगाता है? फिटकरी लगाता है। जो ब्लड जो बह रहा है या कट गया तो उसे रोका जा सके, और जो बैक्टीरिया वगैरह जो है उसे मारा जा सके। तो फिटकरी बहुत काम की है। बहुत लोग अपने हाथों की नसें काट लेते हैं। अगर आपके पास फिटकरी है घर में तो उसका चूरा बना के आप वहाँ रख दे, जो ब्लड है वो तुरंत फ्लो होना बंद हो जाएगा और लोगों की जान आप बचा सकते हैं। ये छोटी मोटी इन्वायरमेंट साइंस की बातें हैं जो आम जिंदगी को बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, इन्हें जान के रखें। सिर्फ ये पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ऐसे भी। देखिए, रेखा की माँ ने पॉन्ड से, तालाब से पानी लेके आती है हर दिन, उसमें कुछ फिटकरी मिला देती है। देखिए, जब तालाब से लाते हैं तो उसमें कुछ हल्के इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो पानी में घुले होते हैं, तो इन्हें साफ़ करना पड़ता है। फिटकरी मिलाने से क्या होता है,
ये जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, ये फिटकरी के मिलने से नीचे पेंदी में आके जमा हो जाता है और ऊपर साफ पानी जमा हो जाता है। ये फिटकरी का काम होता है। तो ये होगा सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, छान देता है उसको, है ना, छान देता है। तो ऊपर का साफ पानी आप अलग कर सकते हैं, सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज़ रिच इन। देखिए जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो वेट लिफ्ट करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं या जो जिम करते हैं, उनको ज़रूरी होता है अपने मसल्स को बनाने का, बॉडी बनाने का। जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतनी अच्छी बॉडी लगेगी। इसके लिए उनको खाने में जो डाइट होता है, उनका डाइट क्या से भरपूर होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा मसल्स बना सके। यानी आपको ऐसा फूड बताना है जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, और बॉडी बिल्डिंग फूड आपको पता होता है वो कौन होता है, प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की मात्रा इन लोगों के डाइट में सबसे ज़्यादा होती है अगर इन्हें अपना बॉडी मास बनाना है तो। ठीक है, क्वेश्चन फिर देखते हैं। एन एयर पंप इज कीप्ड इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। बोला कि एक्वेरियम में, ठीक है, एयर पंप रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एयर पंप रखा जाता है। तो एयर पंप क्यों रखा था आपको पता है? एयर में ऑक्सीजन होता है, और एक्वेरियम में एयर पंप इसलिए रखा जाता है ताकि पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन घुले। क्योंकि पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं घुलेगा तो अंदर जो मछलियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएंगे, अंदर ही मर जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा बुलबुले निकलते रहते हैं, एयर पंप रहता है, वो बाहर की हवा जो है पानी में जो है घोलता रहता है ताकि अंदर के जीवों को माने ऑक्सीजन जो है मिला जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन ईवीएस का जो हमने देखा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, और अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भूल हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है 11 दिसंबर को, जो प्रोबेबल डेट है, टेंटेटिव डेट है, ठीक है, इसमें आप बेहतर से बेहतर जो है परफॉर्म कर सके, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो ये काबिल अकाडमी एक मुहिम चला रही है जहां हम सभी शिक्षक मिलके जो है आपकी WB टेट 2022 की 70 दिनों में तैयारी पूरी करने की जिम्मेदारी ले रखे हैं, जहां हम लोग टेट की पूरी प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे लास्ट के 10-15 दिनों में। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट नहीं आते हैं, बहुत बुरा लगता है, कमेंट करें। मैंने आज कुछ 2 सवाल दिए हैं, इन्हें सॉल्व करें, कमेंट करके बताएं जवाब का जवाब क्या होगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा बताएं। नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। ये जिम्मेदारी हमारी भी है और जिम्मेदारी कुछ आपकी भी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।